तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास 11 की जो केमिस्ट्री चल रही थी, कुछ दिन से हम आपको वीडियो कंटिन्यू प्रोवाइड नहीं करा पा रहे थे। तो दोस्तों, आज से हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है, आपको हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपको कंटिन्यू समय से आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। तो दोस्तों, आज से जो है ना, हम क्लास 11 केमिस्ट्री में यूनिट 8 चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मेरे भाई रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है मेरे भाई? रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। मतलब इस यूनिट में हमें उपचयन अपचयन अभिक्रिया पढ़ना है, और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को जब संयुक्त कर दें, जोड़ दें, तो ये बन जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब आपका जो रेडॉक्स शब्द आपको दिख रहा है ना, ये रेडॉक्स जो शब्द है, ये जो है ना, रेडॉक्स शब्द कहां से आता है तो वो बता दे रहा हूं। ये रेडॉक्स आपको दिख रहा है, ये रेडॉक्स शब्द आया कहां से? तो मेरे भाई, ये जो रेडॉक्स शब्द है वो आपका उपचयन, किस भाई? उपचयन, ठीक है, उपचयन और अपचयन के संयुक्त होने से आया, के मिलने से आया। जो रेडॉक्स आपको शब्द दिख रहा है ना, ये रेडॉक्स शब्द कहां से आया? उपचयन और अपचयन के मिलने से। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि उपचयन और अपचयन साथ साथ हों तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स। तो ये रेडॉक्स क्या है जानेंगे, टेंशन नहीं लेना किसी बात की। लेकिन उससे पहले हमें उपचयन और अपचयन को जानना जरूरी है। ये उपचयन क्या चीज है, अपचयन क्या चीज है। तो आज की हमारी वीडियो है रेडॉक्स अभिक्रिया के ऊपर, और रेडॉक्स अभिक्रिया को हम कंप्लीटली बहुत अच्छे से, बहुत मस्त तरीके से पूरा समझेंगे। बट सबसे पहले दोस्तों, हमें समझना जरूरी है कि जो अपचयन, उपचयन और ये अपचयन होते क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन चीजों को समझेंगे, और अपनी कॉपी में दोस्तों अपनी कॉपी में आप अपनी सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, जिसका नाम है ऑक्सीकरण। पहली हेडिंग आप अपनी कॉपी में बना लो, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मेरे भाई क्या बना दो? ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण का जो दूसरा नाम है ना मेरे भाई, जो उपचयन है वो, ठीक है। तो ऑक्सीकरण का दूसरा नाम हमारा क्या बन जाएगा मेरे भाई? उपचयन, ठीक है ना। ऑक्सीकरण, या फिर हमने क्या डाल दी हेडिंग, क्या बना ली हमने? हेडिंग उपचयन। हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, समझेंगे कि ये ऑक्सीकरण क्या है, क्योंकि इनको बिना जाने तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते भाई। और ये जो ऑक्सीकरण, जो उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन है, इतना इंपॉर्टेंट का हर कभी आपको काम आएगा। हर एक कॉन्सेप्ट में लगभग जो है ना आपको काम आएगा। तो इसको बहुत अच्छे से भाई समझ लो, है ना। ऑक्सीडेशन, है ना, या फिर आपका जो ऑक्सीकरण है, इसकी एक परिभाषा नहीं है भाई साहब, एक परिभाषा नहीं है, इसकी कई परिभाषाएं, कई टाइप की परिभाषाएं, उनको मैं बताऊंगा, उनको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो पहली परिभाषा सुन लो मेरे भाई। पहली परिभाषा ऑक्सीकरण की क्या है? पहली परिभाषा ऑक्सीकरण की क्या है तो सुन लो मेरे भाई। तो पहली परिभाषा मेरे भाई ऑक्सीकरण की ये है कि इलेक्ट्रॉन का दान करना, इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण कहलाता है भाई। इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। कोई दिक्कत है? नो। अब देखो यहां समझो, जैसे मान के चलो हमारे पास एक परमाणु है सोडियम, हमारे पास क्या है? एक परमाणु है सोडियम। और यदि ये जो आपका परमाणु है सोडियम, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे भाई? दान कर दे। एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे? दान कर दे। और एक चीज याद रखना मेरे सभी भाइयों, एक चीज याद रखना कि जो एरो है, एरो के इस तरफ इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं और एरो के इस तरफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो ऑक्सीकरण या उपचयन की पहली परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। तो भाई साहब, जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो अब जानते हो बहुत अच्छे से, जो दान करता है वो धनी होता है। जो दान करता है वो क्या होता है? धनी होता है। मतलब यहां से आपका Na पर क्या जाएगा? 1+ आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई साहब? 1+ आ जाएगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो जब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो Na+ आ जाएगा।
Na+ आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई इससे एक चीज़ सिद्ध हो रही है, इससे एक चीज़ सिद्ध हो रही है। देखो यहाँ पर आपका कुछ भी आवेश नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया ना। अब और चीज़ों को समझो, जैसे मान के चलो मेरे भाई ये है Mg+, सॉरी Mg केवल प्लस है, यहाँ पर Mg केवल क्या है, प्लस है। लेकिन ये Mg+ जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन का यदि दान कर दे, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दे तो इस पर क्या आ जाएगा, देखो Me+ तो पहले से ही है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो अब ये जो है ना Mg पर क्या जाएगा, 2+ आ जाएगा। क्या जाएगा, 2+, क्योंकि एक प्लस तो पहले से ही है और एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो एक प्लस और आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 2+ हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दान हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन दान करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ से एक चीज और हमारे पास निकल के आ रही है, वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि देखो यहाँ पर एक आवेश था और यहाँ पर कितने आवेश हैं, 2 धनावेश हैं। यहाँ पर एक धनावेश और यहाँ पर 2 धनावेश। तो यहाँ से एक चीज और निकल के आ रही मेरे भाई कि जब धनावेश का मान बढ़ता है तो ये ऑक्सीकरण होता है। धनावेश का मान बढ़ना मतलब क्या होना, ऑक्सीकरण होना। तो यहाँ पर धनावेश देखो एक प्लस था, इस पर कितना आ गया, 2+, इस पर एक भी प्लस नहीं था, इस पर एक प्लस आ गया। तो धनावेश का जब बढ़ना होता है, धनावेश यदि कभी बढ़ता है तब भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ध्यान रखना इस बात को, धनावेश का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। धनावेश का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर हो चुका है। ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए, आई होप आप समझे होंगे। ठीक है, अब इसकी और परिभाषाएं, इसकी अभी परिभाषाएं खत्म नहीं, इसकी और भी परिभाषाएं। अगली परिभाषा क्या है, तो अगली परिभाषा इसकी ये है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान के चलो मेरे भाई यहाँ पर है मेरे पास Mg, क्या है, Mg। यदि Mg में मैं ऑक्सीजन की क्रिया करा दूं, ऑक्सीजन की क्रिया करा दूं, तो देखो आप ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, प्लस में आ गया ना। ऑक्सीजन से क्रिया कराना मतलब प्लस में लिखना। तो जब देखो इससे मैं इसकी क्रिया कराऊंगा तो ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो देखो Mg पर आपको पता है क्या होता है, 2+। Mg पर क्या होता है, 2+। जब ये क्रिया करने आएगा तो अकेला आएगा, और अकेला आएगा तो 2- आएगा, तो 2+ से 2- कैंसिल, क्या बन गया, MgO। अब बैलेंस की बात है तो बैलेंस हम कर देंगे भाई, बैलेंस की दिक्कत नहीं लेना आपको, बैलेंस की दिक्कत नहीं लेना। तो ध्यान रखना Mg और O मिलेंगे तो Mg पर क्या होता है, 2+। जब ये क्रिया करने आएगा तो इस पर 2- होता है, तो ये दोनों क्रिया करेंगे तो प्लस से माइनस कैंसिल, क्या बन गया, MgO। क्या बन गया, MgO। तो यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन जुड़ रही होगी, ठीक है। O2 का क्या हो रहा है, जुड़ना है ना, यहाँ पर O2 का क्या हो रहा है, जुड़ना। तो जो O2 का जुड़ना है मेरे भाई, ये ऑक्सीकरण है। समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण कहलाता। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत है। एक और परिभाषा देखो, एक और परिभाषा इसकी ये है मेरे भाई, एक और परिभाषा इसकी ये है, जैसे मान के चलो यहाँ पर समझना, जैसे भाई मेरे पास लिखा है यहाँ पर HI, क्या लिखा है, HI। ये मैं यहाँ से इसका वियोजन कर देता हूँ तो ये H2 और एक किस में हो जाता है, I2 में हो जाता है, क्योंकि इसका वियोजन करूंगा तो H अकेला तो रहता नहीं है, तो H किसके रूप में रहता है, H2 के रूप में, और I भी अकेला नहीं रहता तो I किसके रूप में रहता है, I2 के रूप में। तो यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन क्या किया जा रहा है, दान किया जा रहा है। हाइड्रोजन क्या किया जा रहा है, दान किया जा रहा है। तो हाइड्रोजन का जो दान करना होता है ना मेरे भाई, हाइड्रोजन का जो दान करना होता है, हाइड्रोजन का जो त्यागना होता है, वो भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता मेरे भाई, ऑक्सीकरण कहलाता। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मैंने कितनी परिभाषाएं बता दी। इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। धनावेश का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और हाइड्रोजन का दान करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये ऑक्सीडेशन जो है ना, छोटा टॉपिक नहीं है, इसकी कई परिभाषाएं बनती हैं। अभी भी अगर हम देखें तो इसकी और भी कई सारी हम इसकी परिभाषाएं बना सकते हैं। तो ध्यान रखना मेरे भाई, ऑक्सीकरण जो है ना वो एक अच्छा टॉपिक है, और इसकी ये परिभाषाएं तो मोस्टली ना आप याद ही रखना। इतनी परिभाषाओं को तो मेरे भाई आपको याद रखना है विशेषली, इतनी परिभाषाओं को तो आपको विशेषली याद रखना है, ठीक है। तो जब भी अभी कभी आपको दिखे कि इलेक्ट्रॉन दान किया जा रहा है तो ऑक्सीकरण मानना, धनावेश बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण मानना, ठीक है। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण मानना, हाइड्रोजन दान किया जा रहा है तो ऑक्सीकरण मानना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का त्याग, ठीक है, H2 का त्यागना, H2 का
त्यागना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को, ठीक है। ये तो हमारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण समझ गए है ना, उपचयन समझ गए, ऑक्सीडेशन समझ गए, ठीक है, ये एक ही चीज़ है। तो उपचयन, ठीक है। अब हमारा बचा क्या, अपचयन, क्योंकि हमें रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ना है तो अपचयन को भी समझना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ते हैं अपचयन को, ठीक है। अपचयन, अपचयन साहब क्या कर रहे हैं हम, अपचयन की बात कर रहे हैं, अपचयन की हम बात कर रहे हैं, तो समझो अपचयन क्या होता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अपचयन को समझ लो। देखो दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने देखा था जस्ट ऑक्सीकरण पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे, जस्ट अभी ऑक्सीकरण, और हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं दोस्तों, जो आपका ऑक्सीकरण है, क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जिसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन, उपचयन बोलते हैं। तो ये जो उपचयन है वो अपचयन का जस्ट उल्टा होता है, और उपचयन, उपचयन जो है अपचयन का उल्टा, और अपचयन उपचयन का उल्टा। मतलब ये जो दूसरे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जो इसमें होता है उसका उल्टा इसमें होता है। जैसे हमने देखा था अभी ऑक्सीकरण में कि इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो इसका उल्टा कर दो तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना होता है अपचयन। तो पहली परिभाषा यही है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या है, अपचयन। बस आप एक टॉपिक को अच्छे से कर लो और उसका उल्टा कर दोगे तो दूसरा टॉपिक बन जाएगा। यदि आपका ऑक्सीकरण आपने समझ लिया अच्छे से, तो ऑक्सीकरण का उल्टा कर दोगे अपचयन बन जाएगी, क्योंकि ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन या अपचयन का उल्टा ऑक्सीकरण, ठीक है ना। तो पहली इसका क्या हो जाएगा, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा, पहली परिभाषा अपचयन की क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यहाँ पर समझिए इधर, ठीक है, चीज़ों को समझना। जैसे मान के चलो ये Cl है हमारे पास, क्या है मेरे भाई, एक सेकेंड, जैसे मान के चलते हैं ये हमारे पास क्या है, Cl, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना जाए भाई, ठीक है ना। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ तो ये आपके पास क्या है, Cl-। यदि ये Cl- आपको दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा रहे हैं, अभी इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहे हैं, हम ग्रहण करा रहे हैं, क्योंकि अपचयन करा रहे हैं ना। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, और मैं आपको बता चुका हूँ ये एरो के इस तरफ ग्रहण किए जाएंगे और एरो के इस तरफ दान किए जाएंगे। तो जब ये ग्रहण करेगा तो ये क्या जाएगा, Cl पर 1- आ जाएगा। बोलो सही बात है, बोलो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बात करो, आगे समझाएं इसको। जैसे मान के चलो यहाँ से आप ये समझ गए, Cl पर क्या आ गया, माइनस आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गए, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण जहाँ होता है वो क्या होता है, अपचयन। तो ये क्या हो गया, अपचयन। इसके अलावा जैसे मेरे भाई मेरे पास है O-, क्या है, O-, ठीक है ना। अब यदि इस O- को हम एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दें, O- को क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दें, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, O2- बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, अब बोलोगे सर ये क्यों बन गया, तो मैं बता रहा हूँ क्यों बन गया। क्योंकि देखो O पर 1- तो पहले से था, O पर 1- पहले से था, मतलब इसने पहले कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा पहले, इसलिए इस पर माइनस था। अब यदि ये एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो 1- तो पहले था, एक और आ जाएगा, तो कितने माइनस हो जाएंगे, 2- हो जाएंगे। कितने माइनस हो जाएंगे, 2-। तो यहाँ से एक चीज़ सिद्ध होती है, यहाँ से एक चीज़ सिद्ध होती है कि और ऋणावेश का बढ़ना, जैसे अभी हम देख रहे थे ना, धनावेश बढ़ रहा था, तो धनावेश का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ऋणावेश बढ़ना, इस पर 1- है, इस पर 2- है, इस पर कुछ भी नहीं है, इस पर 1- है, तो ऋणावेश बढ़ रहा है ना। तो ऋणावेश का बढ़ना भी क्या कहलाता है मेरे भाई, अपचयन कहलाता है। ये दूसरी परिभाषा, ठीक है ना, ये भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इतना समझ गए। अब आगे बढ़ो, अगली परिभाषा की बात करते हैं। वहां पर हम देख रहे थे ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता था, ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का जुड़ना, किसका जुड़ना भाई, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे हमारे पास क्या है, अभी कार्बन है, यदि इस कार्बन में हम हाइड्रोजन जोड़ दें, कार्बन में क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन जोड़ दें, तो में से आपको पता है C पर क्या होता है, 4+ होता है, H पर क्या होता है, 1- होता है। तो ये सूत्र बनाएंगे तो ये सूत्र बन जाएगा CH4, क्या बन जाएगा, CH4, जिसे हम क्या बोल देंगे, मैथेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मैथेन बोल देंगे। तो फिलहाल में सूत्र बन गया। बट आप इस चीज में देखो इसमें हो क्या रहा है, तो देखो आप हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, जहाँ हाइड्रोजन प्लस में है ना, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन, रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या हो गया, अपचयन। उसका उल्टा हो गया ना, उसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रही थी, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है। ओके चलो, इसके बाद अगली इसकी परिभाषा है ऑक्सीजन का
दान करना, ऑक्सीजन का दान करना। जैसे हम देख रहे थे ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण ग्रहण की जा रही थी, लेकिन अपचयन में ऑक्सीजन दान की जाती है। अपचयन में ऑक्सीजन क्या की जाती है, दान की जाती है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर CO2, क्या लिख दिया है CO2। तो अगर हम इस CO2 का वियोजन करें तो ये C अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन दान की जा रही है, दान इस तरफ की जाती है ना और ग्रहण इस तरफ की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा था और यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा, तो ऑक्सीजन का जो दान करना है वो भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। आई होप आप समझे होंगे इस बात को कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ऑक्सीकरण का उल्टा सीधी सी बात पहला कहना चाहता हूँ, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। और देखो ये अपचयन ही हो रहा है, उल्टा ही हो रहा है उसका। तो ध्यान रखना कितनी परिभाषाएं हमारी बनी है। पहली परिभाषा ये है हमारे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, अपचयन। दूसरी परिभाषा ऋणावेश का बढ़ना, अपचयन। ऋणावेश का बढ़ना, अपचयन, ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन। नेक्स्ट परिभाषा ऑक्सीजन का दान करना, अपचयन, ठीक है। ऐसे कई परिभाषाएं बना सकते हो, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं, बट ये आपके लिए जरूरी पड़ेंगी। मोस्टली इन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको पहले ये बता दिया, ठीक है ना। तो इन परिभाषाओं को याद रखना, अगर इस चीज़ों को याद रखोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। चाहे आप 12th पढ़ लेना, चाहे BSc पढ़ लेना, बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को आप याद रख लोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। मैं कह रहा हूँ ये कि दिक्कत आपको नहीं जाएगी। तो ये ऑक्सीकरण हो गया साहब, हमारा अपचयन हो गया। अगर ऑक्सीकरण और अपचयन बना लिया हमने, ऑक्सीकरण मतलब जो हमें समझना था ना उपचयन और अपचयन, तो ये हमने समझ लिया। अब अगर इन चीज़ों को समझ लिया तो रेडॉक्स अभिक्रिया को समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। तो आइए अब हम समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया को। तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया पे बात कर लो। ऑक्सीकरण और अपचयन समझ गए, अब आप कर लो रेडॉक्स अभिक्रिया पे बात। तो सबसे पहले इस चीज को समझो। तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया है ये, रेडॉक्स क्या है? अभिक्रिया है। और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के दोनों साथ साथ हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ऑक्सीकरण और अपचयन जिसमें होगा उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। हल्का सा स्ट्रक्चर बनाया। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे मेरे पास ये एक अभिक्रिया है, मेरे पास क्या है? ये एक अभिक्रिया, और मुझे अभी ये पता करना है फिलहाल में कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं। अगर ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगी तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे होंगे, अगर नहीं होगी तो इसमें दोनों नहीं हो रहे होंगे। तो आओ जरा इसको चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर देखो FeCl3 लिखा है, तो यहाँ पर FeCl3 लिखा है। तो देखो आपको बता देते हैं दोस्तों, सूत्र की अगर बात करें, देखो आपको पता है Fe पर क्या है? यदि 3+ है, ठीक है, Fe पर क्या है? 3+ है, और Cl पर आपको क्या होता है पता है? 1- है। अगर इनको देखें तो सूत्र बनेंगे तो ये बन जाएगा FeCl3। मतलब यहाँ पर जो आपको 3 दिख रहा है वो 3Cl का नहीं है, ये जो आपको 3 दिख रहा है वो Cl का नहीं है, वो तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में आया भाई साहब। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई में? क्योंकि जब सूत्र बनाते हैं ना तो जो आवेश होता है वो आवेश का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आते हैं। तो ये 3 है वो Cl के नहीं है, वो किसके हैं? Fe के। Fe पर 3+ होगा तब ये जाकर आया होगा। तो ऐसे करके आपको समझना है यहाँ चीज़ों को। देखो यहाँ पर हम बात करें ये रिएक्शन की, इसको हमें चेक करना है कि ये रेडॉक्स है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आप बताओ Fe पर कितना चार्ज होगा? तो आप कह दोगे सर 3+ होगा। क्यों होगा? आपको अलग से दिख रहा है, ये जो 3 लगा है वो Cl का नहीं है 3, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आया, मतलब यहाँ पर Fe पर 3+ है, ठीक है। चलो ये लिखा है SnCl2, तो ये Cl2 लिखा है, मतलब ये 2 Cl का नहीं है, ये तो क्रॉस में आया, मतलब यहाँ पर Sn पर क्या था? 2+ था। क्या था? 2+ था। अब इस चीज़ों को लिख लो। यहाँ पर क्या है? FeCl2, मतलब ये 2 Cl का नहीं है, वो तो क्रॉस में आया था, मतलब सीधी सी बात है Fe पर क्या होता? यहाँ पर 2+ था। यहाँ पर SnCl4, मतलब ये 4 आया है, वो Cl का नहीं है, वो तो क्रॉस में आया, मतलब यहाँ से बात ये सिद्ध हो रही है कि Sn पर क्या होता है? यहाँ पर 4+ होता है। क्या होता है? 4+। अब देखना, अब यहाँ पर चीज़ों को समझना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? जो Fe है, इस Fe को आप इस Fe से मिलाना, Fe को आप किससे मिलाना? Fe से मिलाना। और यहाँ पर जो आपका Sn है, क्या है मेरे भाई? यहाँ पर जो आपका Sn है, क्या है? Sn, इस Sn को इस Sn से मिलाना। और अब आप देखना, समझना मेरे साथ। देखो
यहाँ पर लिखा है Fe3+ और यहाँ पर लिखा है Fe2+। अब देखो, प्लस का मतलब आप जानते हो इलेक्ट्रॉन दान करना, और माइनस का मतलब आप जानते हो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। प्लस का मतलब क्या जानते हो आप? इलेक्ट्रॉन दान करना, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। आप समझना चीज़ों को, फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाओ और चीज़ों को समझ लो। मैं आपको एक एक चीज़ समझा के रहूँगा, एक एक चीज़ समझा के रहूँगा, बस फुल कंसंट्रेशन के साथ आप बैठे रहो। देखो यहाँ पर 3+, यहाँ पर 2+। देखो Fe पर 3+ है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है? तो Fe पर 3+ है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि इस Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन दान किए। Fe पर 3+ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सिंपल है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए? 3 इलेक्ट्रॉन दान किए, इसलिए इस पर 3+ है। सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर कितने दान किए? Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन दान किए। ध्यान रखना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर Fe पर क्या लिखा है? 2+। यहाँ पर Fe पर क्या लिखा है? 2+। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए। यहाँ Fe ने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए? 2 दान किए, क्योंकि इस पर 2+ है, और यहाँ पर 3+ है मतलब 3 दान किए, यहाँ पर 2+ मतलब 2 दान किए। ये क्या लफड़ा हो गया भाई? जब इधर से इधर आए तो 3+ से क्या बन गया? 2+ बना। यहाँ 3 दान किए थे, यहाँ 2 दान किए। क्या है ये सिस्टम? जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे किसी से 100 रुपये लेने हैं। कितने रुपए लेने हैं? 100 रुपये लेने हैं। एग्जाम्पल समझना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे किसी से कितने रुपये लेने हैं? 100 रुपये लेने हैं। लेकिन मैं जब यहाँ से यहाँ पहुँच जाता हूँ तो मुझे बस 50 रुपये लेने हैं। 50 रुपये लेने। देखो वहाँ पर तो 100 रुपये लेने थे, यहाँ पर मुझे कितने लेने? 50 रुपये। मतलब वहाँ से जब मैं यहाँ आया तो बीच में मैंने 50 रुपये वापस ले लिए। अब 50 जब मैंने ले लिए तो 50 बस लेने को बचे ना। यहाँ 100 लेने थे और यहाँ कितने लेने हैं? 50। इसका मतलब ये है कि इधर से इधर आए जब हम, तो बीच में हमने 50 रुपये उससे ले लिए, तो इसलिए अब 50 रुपये बचे। समझ रहे हो ना? तो ध्यान रखना, यहाँ इसने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए थे? 3, और यहाँ कितने किए? दान। मतलब जब यहाँ से वो यहाँ आया तो इस बीच में इसने 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। और इलेक्ट्रॉन का लेना क्या होता है? अपचयन। पढ़ा था ना अभी। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है? अपचयन। नहीं पढ़ा तो एक बार जल्दी से रिवाइज करके देख लो। और बस, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है? अपचयन। तो यहां पर क्या हो गया साहब? यहां पर हो गया अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। समझ गए? ठीक है। अब आ जाओ ऊपर, Sn को Sn से देखो। ये Sn है, यहाँ पर 2+ है, और ये Sn है यहाँ पर 4+। मतलब Sn ने यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दान किए? 2, और Sn ने यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दान किए? 4। यहाँ तो 2 दान किए थे, यहाँ 4 दान कर दिए। ऐसे कैसे? मतलब ये है कि जब ये यहां से यहां आया तो इस बीच में इसने 2 इलेक्ट्रॉन और दान कर दिए। समझे? यहां 2+ था, यहां 4+ आ गया। कैसे आ गया? मतलब यहां से जब यहां आया तो इस बीच में 2 इलेक्ट्रॉन और दान कर दिए, तो 4+ आ गया, है ना? यहाँ तो 2 ही किए थे ना, तो यहाँ से यहाँ आया तो 2 इलेक्ट्रॉन और दान कर दिए, मतलब 4+ आ गया। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ आए तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? दान। और इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और यहाँ पर क्या हुआ? अपचयन। समझे? समझे? बोलो समझे। और ऐसे नहीं समझ रहे तो एक परिभाषा अपन ने याद रखी थी भाई, अभी आपको कराई थी। धनावेश देखो बढ़ रहा है, धनावेश का बढ़ना ऑक्सीकरण। धनावेश का बढ़ना क्या? ऑक्सीकरण। और धनावेश का घटना क्या? अपचयन। क्योंकि ऑक्सीकरण का उल्टा क्या होता है? अपचयन। तो धनावेश बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण, तो धनावेश घटेगा तो अपचयन। तो देखो यहाँ पर धनावेश घट भी रहा है तो अपचयन। तो आप दोनों कॉन्सेप्ट को समझो, दोनों कॉन्सेप्ट को समझो। तो मेरे हिसाब से जो मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया था उसको समझो। यहाँ पर यहाँ से यहाँ गए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है अपचयन, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन दान किया जा रहा है ऑक्सीकरण। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। ठीक है, चलो ये हमारे पास लिखा है एक Zn। एक सेकेंड, मार्कर थोड़ा सा ठीक ठाक वैसे नहीं चल रहा। ठीक है, ये हमारे पास लिखा है Zn। क्या लिखा है? Zn। और यहाँ पर लिखा है H2SO4। H2SO4। यहाँ पर लिखा है ZnSO4 और यहाँ पर लिखा है H2। क्या लिखा है? H2।
सबको आपको रिएक्शन दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बता दूं आपको दोस्तों, एक बात बता दूं, अगर कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में है, ठीक है ना, कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में है तब ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। अगर कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था या गैसीय अवस्था लिख देना, गैसीय अवस्था, स्वतंत्र अवस्था या फिर भाई क्या लिख दिया मैंने, गैसीय अवस्था। अगर कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था या गैसीय अवस्था में है तब ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? शून्य होती है। ध्यान रखना, क्या होती है? शून्य। अब यहाँ देखना, ये देखो यहाँ पर जो Zn है वो स्वतंत्र अवस्था में, बताओ किसी के साथ जुड़ा है क्या? बोलो, जुड़ा है किसी के साथ? कहीं नहीं। देखो जुड़ने की बात करें तो Zn यहाँ जुड़ा है, तो ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। देखो ये अकेला है, किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं, मतलब स्वतंत्र है, अकेला है ना, अकेला तत्व स्वतंत्र अवस्था में होता है। तो ये स्वतंत्र अवस्था में, और कोई भी तत्व की स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था मेरे भाई शून्य होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? शून्य। याद रखना, ये अपने माइंड में डाल लेना, ठीक है। चलो यहाँ पर H की क्या होगी? H पर 1+ होता है और SO4 पर क्या होता है? 2-, ठीक है। चलो यहाँ पर Zn पे कितना होगा भाई? 2+, क्योंकि Zn पे 2+ होता ही है। यहाँ पर क्यों नहीं था फिर? क्योंकि यहाँ स्वतंत्र अवस्था में था, इसलिए नहीं था, ठीक है ना। चलो SO4 को मिलाना नहीं है, SO4 पर 2- होता है। यहाँ पर देखो H2, देखो यहाँ पर H2 यौगिक के रूप में है, किसके रूप में है? यौगिक के रूप में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर H2 आपका गैस के रूप में, क्योंकि गैस के रूप में कोई तत्व अगर स्वतंत्र अवस्था गैसीय अवस्था में तो ऑक्सीजन अवस्था शून्य, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? शून्य। आप क्या करो भाई, आप क्या करो, Zn को मिला दो Zn से, Zn को भाई किससे मिला दो? Zn से। और यहाँ पर जो आपको H दिख रहा है इसको मिला दो H से। H को H से मिलाया, Zn को Zn से मिलाया, H को H से मिलाना, Zn को Zn से मिलाना, काम बन जाएगा। यहाँ समझ लो, यहाँ पर Zn ने एक भी इलेक्ट्रॉन दान नहीं किया था, क्योंकि ना तो उस पर प्लस है ना तो उस पर माइनस है, 0 है, मतलब यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन दान नहीं किया गया। लेकिन जब Zn यहाँ से जब यहाँ आया तो मतलब यहाँ 2+ आ गया, और प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दान करना। यहाँ एक भी दान नहीं किया था, यहाँ से जब यहाँ आए तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। और इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का दान करना होता है ऑक्सीकरण। मतलब यहाँ पर हो गया ऑक्सीकरण, यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीकरण। सिंपल बात, सिंपल कहानी, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर H पर कितना था? 1+, मतलब यहाँ इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया। यहाँ H पर क्या है? 1+ है, मतलब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इसने दान किया। लेकिन जब यहाँ से यहाँ आए तो जब यहाँ से यहाँ आ गए तो 0 है, मतलब इसने ना इलेक्ट्रॉन दान किया और ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। बुरी बात है ना। यहाँ तो दान किया था, यहाँ दान भी नहीं किया, ग्रहण भी नहीं किया, मतलब यहाँ तो दान किया था और यहाँ पर कुछ नहीं है। मतलब जब यहाँ से यहाँ आए तो उसने बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना मेरे भाई अपचयन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपचयन। तो सिंपल बात है भाई, इस अभिक्रिया में देखो ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन हो रहा है, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में भी देख लो आपका अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये दोनों रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को आप आधार बना के प्रत्येक रिएक्शन को समझ सकते हो, क्योंकि मैंने इसी तरीके से आप समझाया, कोई भी रिएक्शन आपसे छूटे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी यार भाई साहब, यार जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो यार, जल्दी लाइक करो, है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर लो यार, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाल बटन है उसको काला कर दो, ठीक है। टॉपिक है अब क्या, हमारा टॉपिक है अब ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो दोस्तों ऑक्सीकरण अवस्था नाम का आपको जो टॉपिक दिख रहा है, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है जो हर एक टॉपिक में आपको काम आने वाला है,
हर एक टॉपिक में ये जो टॉपिक है आपको काम आता है। अगर ये टॉपिक आपका नहीं है क्लियर, इस टॉपिक के आपके कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर, तो आप मान लीजिए कि आपसे कोई सा भी केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं बनेगा ठीक तरीके से। ठीक है, तो इस जो ऑक्सीकरण अवस्था नाम का जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आज पढ़ेंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको कहते क्या है, ये होती क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा यही है आपसे। तो मेरे भाई अक्सर आपने देखा है, अक्सर आपने समझा है, अक्सर एक चीज आपने देखी होगी, जैसे मान के चलो आपका ये सोडियम है। क्या है आपका सोडियम? आपको पता है सोडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अब 11 परमाणु क्रमांक होता है तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भराते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भराते हैं। और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भराता है? 1 इलेक्ट्रॉन भराता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है वो कुछ इस टाइप से है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और फिर 32। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन भराते हैं, क्योंकि आपको पता है कक्षाएं साथ ही हैं और कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है इस टाइप से भराए जाते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1, इस टाइप से कुछ इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं, जानते हो। तो आप देख पा रहे हो पहली कक्षा का यहाँ पर अष्टक पूरा है, दूसरी कक्षा का अष्टक यहाँ पर पूरा है, बट आपका जो तीसरी कक्षा है इसका अष्टक पूरा नहीं है। तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? मात्र 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे भाई क्या करता है, कोई परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, कोई भी परमाणु या फिर कोई भी तत्व हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर आपका जो सोडियम है यही हो, नहीं, कोई भी तत्व हो सकता है, कोई भी परमाणु हो सकता है। तो कोई तत्व या परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए कभी तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का दान करता है, और कभी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जानते हो, जैसे सोडियम है, सोडियम को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करना है तीसरी कक्षा का, तो 8 इलेक्ट्रॉन में होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई इसको? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो कठिन बात है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन देना सरल बात है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि एक कक्षा ही नहीं रहेगी, तो अष्टक पूरा करने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं रहेगी, है ना। तो क्या करेगा मेरे भाई, सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, समझ रहे हैं ना। अब जैसे क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब तीसरी कक्षा का अष्टक पूरा 8 में होता है, तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 ही मात्र इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 ही मात्र इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि 7 देना इसको कठिन पड़ जाएगा। 7 देने की बात आए तो ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन लेने की बात आए तो कम लेना पड़ेंगे। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और ये सोडियम इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। तो हमने ये जाना है, हम ये जानते हैं कि कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को दान करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, या फिर यूं कहें इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ठीक है, तो किसी परमाणु द्वारा या तत्व द्वारा अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, उनकी संख्या, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, उनकी संख्या को ही हम बोलते हैं मेरे भाई ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। क्लियर हो गया इतना? अब बात करें ऑक्सीकरण अवस्था की, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। 2 टाइप की कौन कौन सी? तो पहली होती है हमारी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था और दूसरी हमारी होती है ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था एंड ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था 2 टाइप की होती है। अब बात आई कि धनात्मक कब आएगी साहब और ऋणात्मक कब आएगी, तो आपको समझा देते हैं कि मेरे भाई जब भी कोई परमाणु या कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? दान करेगा, तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। वैसे भी आप जानते हो देने वाला धनी होता है, जो देता है वो क्या होता है? धनी। जैसे मान के चलो
मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अगर किसी को दूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, धनी हो जाऊंगा। और लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो ऋणी होता है। आप जानते हो कॉन्सेप्ट, देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी, तो ये जानते हो। तो जो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा उस पर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आएगी, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आएगी। इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से माइंड में फिट करके रखना है। ये कॉन्सेप्ट कई बार आ चुका है, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था कितनी टाइप की है, 2 टाइप की, धनात्मक और ऋणात्मक। जो दान करेगा उस पर धनात्मक आएगी, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणात्मक आएगी। अब एक कॉन्सेप्ट ये है, कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का दान करेगा उस पर उतने धनावेश आएंगे। समझे ना, इसको पूरा समझेंगे, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी हम पहले चीज़ों को समझ तो ले कि जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है क्या। उस टॉपिक को हम समझ जाएंगे ना तो हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अवस्था में कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का दान करेगा उस पर उतना धनावेश आएगा। जैसे मान के चलो ये सोडियम है सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो इस पर 1 प्लस आता है। कितना प्लस आता है, 1 प्लस। जैसे आपका मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन का दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इस पर 2 प्लस आता है। जैसे आपका एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम आपका 3 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसलिए इस पर क्या आता है, 3 प्लस आता है। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसलिए 1 प्लस आता है। ये कैसे दान करता है मैं आपको पहले बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। जैसे आपका सिल्वर है तो सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसलिए इस पर 1 प्लस आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इनको, ठीक है। अब क्यों दान करते हैं, क्यों ग्रहण करते हैं, तो वो अष्टक पूर्ण करने के ही लिए करते हैं। जैसे मैंने सोडियम का बताया ना, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना, 1। अब 1 में अष्टक पूरा है नहीं, और अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7। तो 7 लेना कठिन है, 1 देना सरल है, तो 1 दे देगा तो इस पर 1 प्लस आएगा। ऐसे ही Mg के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है। अब कुछ ऋणात्मक वाले भी तत्व हैं। ऋणात्मक वाले तत्व जैसे मान के चलो आपका हुआ आपका क्लोरीन हुआ, तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन पर 1 माइनस होता है। जैसे आपका ब्रोमीन हुआ, इस पर भी 1 माइनस होता है। जैसे आपका F हुआ, इस पर भी 1 माइनस होता है, ठीक है। जैसे आपका O हुआ, इस पर 2 माइनस होता है, ठीक है ना। जैसे आपका N हुआ, इस पर 3 माइनस होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को याद रखना है जो आप पहले सीख चुके हो, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था हमें निकालना है, किसी भी यौगिक की हम ऑक्सीकरण अवस्था आपको बहुत आसानी से निकालना बताएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना किसी भी प्रकार की, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक आपसे बनेगा, प्रत्येक यौगिक की आप ऑक्सीकरण अवस्था निकाल पाओगे, ठीक है। बट ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए भी कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं। अब वो नियम क्या है वो आपको बता रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ऑक्सीकरण अवस्था या जो ऑक्सीडाइजेशन स्टेट होता है, इसको निकालने का पहला नियम हमसे कहता है, चिल्ला चिल्ला के भाई साहब, कहता है कि आप किसी यौगिक में, कोई भी आपके पास यौगिक है, मान के चलो ये आपके पास यौगिक है H2SO4, ये आपके पास यौगिक है। तो किसी भी यौगिक में आप जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहे हो, आप जिस भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप H की निकालो, O की निकालो या S की निकालो, आप जिसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहे हो, जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहे हो उसको X मान लें। जैसे मान के चलो मैं इस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहा हूँ S की, तो S को मैं क्या मान लूंगा, X मान लूंगा। जिस भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल रहे हो उसको X मान लेना, और X मान के और उस X का आप मान निकालना, तो जो X का मान निकलेगा वही ऑक्सीकरण अवस्था उस तत्व की हो जाएगी। पहला पॉइंट आपका, पहला ऑक्सीकरण अवस्था का नियम है, ओके, ठीक। पॉइंट नंबर 2 है, आप किसी भी यौगिक की, चाहे आपका यौगिक ये हो या आपका यौगिक ये हो या आपका यौगिक ये हो, कोई सा भी यौगिक हो आपके पास, मैं जरूरी नहीं कह रहा हूं कि आपके पास यही यौगिक है, आपके पास जो भी यौगिक मानो, आप कोई सा भी यौगिक मान लोगे, जिस यौगिक मतलब, या फिर ऐसा कहें किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो शून्य होती है। जैसे मान के चलो ये यौगिक है, इस यौगिक पूरे यौगिक की जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी मेरे भाई वो आपकी शून्य होगी, पूरे यौगिक की मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ H की, S की या यौगिक की,
ओके नहीं, मैं पूरे यौगिक की कह रहा हूँ। किसी भी यौगिक की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है शून्य, जैसे ये पूरा यौगिक है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है, जैसे ये पूरा यौगिक है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य, ये पूरा यौगिक है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य। किसी भी यौगिक, कोई भी यौगिक हो, दुनिया का कोई सा भी यौगिक हो, किसी भी यौगिक की टोटल जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है शून्य होती है। दूसरा नियम हमारा कंप्लीट। अगला पॉइंट, अगला हमारा पॉइंट मेरे भाई ये है आपसे कि कोई भी तत्व है, कोई भी आपका तत्व, देखो आपको पता है 118 तत्व हैं, आप जानते हो 118 तत्व हैं, जानते हो ना। तो किसी भी कोई भी तत्व की स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। अब ये स्वतंत्र अवस्था क्या होती है ये नहीं जानते। जैसे मान के चलो ये लिखा है ZnSO4, ZnSO4, तो बोलो भाई ZnSO4 में जो आपका Zn है क्या ये आपका स्वतंत्र अवस्था में है? बोलो है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये साफ SO4 के साथ जुड़ा है, SO4 के साथ जुड़ा है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। लेकिन अगर मैं Zn को अकेला ऐसा लिख दूं तो आप बोलोगे क्या कि बताओ ये स्वतंत्र अवस्था में है? तो आप बिल्कुल कहोगे सर हाँ ये स्वतंत्र अवस्था में है। अब बोलो क्यों? क्योंकि भाई साहब इसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा ना, यहाँ देखो इस तरफ भी कुछ नहीं जुड़ा, इस तरफ भी कुछ नहीं जुड़ा, यहाँ भी कुछ नहीं जुड़ा, यहाँ भी कुछ नहीं जुड़ा, नहीं जुड़ा ना, मतलब ये स्वतंत्र अवस्था। अगर कोई तत्व या परमाणु अकेला है तो वो स्वतंत्र अवस्था में होता है, ठीक है। और किसी तत्व की स्वतंत्र अवस्था में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो शून्य होती है। कोई भी तत्व हो, किसी भी तत्व की स्वतंत्र अवस्था में जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो आपकी शून्य होती है। शून्य मतलब इस तत्व की स्वतंत्र अवस्था में है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी। जैसे मान के चलो सोडियम, सोडियम अभी स्वतंत्र अवस्था में है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिख दें बताओ ये सोडियम स्वतंत्र अवस्था में है तो आप कह दोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये Cl के साथ जुड़ा है, अभी स्वतंत्र नहीं है। ओके जैसे आपका आयरन है, अभी आयरन स्वतंत्र अवस्था में है, लेकिन आयरन स्वतंत्र अवस्था में अभी है तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था शून्य हो जाएगी। बट अगर ऐसा लिखा है FeCl3 तो भला स्वतंत्र अवस्था में है क्या? नहीं, क्योंकि ये Cl के साथ जुड़ा है। तो समझ गए ना? ओके अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट है किसी तत्व की गैसीय अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। कोई भी तत्व है उसकी गैसीय अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है भाई? शून्य होती है। अब गैसीय अवस्था में जैसे मान के चलो आपका Cl, जब Cl गैसीय अवस्था में रहता है तो Cl2 के रूप में रहता है। Br जब गैसीय अवस्था में रहता है तो Br2 के रूप में रहता है। I जब गैसीय अवस्था में रहता है तो I2 के रूप में रहता है, ठीक है ना। F रहता है तो गैसीय अवस्था में F2 में, O अगर गैसीय अवस्था में है तो O2 में, N है अगर गैसीय अवस्था में तो N2 में, ठीक है ना। H है अगर गैसीय अवस्था में तो H2 में। तो मतलब किसी भी तत्व की गैसीय अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। और आपको ध्यान रखना है गैसीय अवस्था में ये परमाणु जो आपको दिख रहे हैं ये गैसीय अवस्था में हैं, और गैसीय अवस्था में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था फिलहाल की कंडीशन में देखें तो सबकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है, क्योंकि गैसीय अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था शून्य मानी जाती है, शून्य होती है, ये सिद्ध हो चुका है। ओके तो ध्यान रखना गैसीय अवस्था में रहेंगे तो 2 के रूप में रहेंगे, जैसे Cl2, Br2, I2, F2 ये गैसीय अवस्था में। और गैसीय अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? शून्य होती है। गैसीय अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? शून्य होती है। इतना इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रख लोगे। आई होप आप दिक्कत नहीं मानोगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपके कुछ तत्व दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये कुछ तत्व हैं, इनकी आपको ऑक्सीकरण अवस्था जो है ना याद रखनी है। जैसे ये आपको जो तत्व दिख रहे हैं ना इनकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको याद रखनी है। तो इतना आपका बेसिक है। अगर इतना आपका कंप्लीट है बेसिक तो मैं मानता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था, किसी भी यौगिक, कोई भी यौगिक है, किसी भी यौगिक में आप किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो आपसे बन जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं और हम एक एक यौगिक को उठा के समझते हैं और करते हैं। जिसमें से हमारा पहला यौगिक है
ठीक है, CuO में Cu की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे। ओके, तो देखेंगे हमें किसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, Cu की। तो हमारे नियम में भाई साहब क्या है, पहला ही नियम है कि आपको जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है उसको X मान लेना। क्या मान लेना भाई, X मान लेना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर X मान लो, चाहे तो आप देख लो ये लिखा हुआ X। Cu की निकालना है तो Cu को क्या मान लिया, X मान लिया। अब O, तो मैंने कुछ तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर लिख दी है। तो कुछ तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में O आया है, तो O की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, 2 O पर क्या होता है 2 देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आप लिख दो -2। क्या लिख दो, -2। ओके, और यहाँ पर आपका नियम ये भी है कि किसी भी यौगिक की कुल ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है, किसी भी यौगिक की। जैसे मान के चलो ये पूरा यौगिक है, देखो आपको थोड़ा सा एक बार और फिर से समझाता हूँ। जैसे Cu की ऑक्सीकरण अवस्था आपने क्या मान ली, X मान ली। क्या मान ली, X। एक बात याद रखना है, एक तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था लिखने के बाद आप प्लस लगाओगे। जैसे Cu की ऑक्सीकरण अवस्था X लिख ली तो आप क्या लगाओगे, एक प्लस लगा दोगे। फिर O की लिखना है, ठीक है, एक प्लस लगा दिया, Cu की लिख ली, प्लस लगा दिया। अब O की क्या होती है -2, तो ये लिख दिया -2। एनी प्रॉब्लम। अब पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो ये आपको लिखा हुआ है, किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। तो पूरे यौगिक की क्या होगी, शून्य। तो यदि इन दोनों को जोड़ें तो बराबर में आपका क्या आएगा, शून्य आएगा, क्योंकि पूरे यौगिक की क्या होती है, शून्य होती है। आपको दो तीन तत्व की आप निकाल के देख लो, समझ लो, फिर आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। आपको किसका, Cu की निकालना है, तो Cu को X मान लिया, X की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो X की वैल्यू निकालेंगे तो जो आपका -2 है इसको आप इस तरफ ले जाएंगे, तो इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब Cu की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर +2 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, +2 आ चुकी है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट बढ़ो, आगे बढ़ो। अगला हमारा है CH4। CH4 में C की निकालना है आपको। किसकी निकालना है, C की। तो देखना, आप समझना, देखो आपको C की निकालना है, तो जिसकी निकालना है उसको आप क्या मान रहे हो, X। तो ये X। अब एक तत्व की हो गई तो एक लगाओगे आप प्लस। अब H की आपको याद रखना है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, H पर भी क्या होता है, 1+ होता है। क्या होता है, 1+। ये कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो H, अब देखो X की, सॉरी C की लिख दी X, एक प्लस लगा दिया, एक तत्व का कंप्लीट। अब H की लिखना है, तो H की कितनी होती है, H की होती है भाई +1, तो ये लिख दिया हमने +1। बट H कितने हैं, देखो यहाँ 4 लगा हुआ है ना, मतलब H कितने हैं, 4 हैं। तो इनटू हमें क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। बराबर का आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बराबर आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। क्लियर, बराबर आपका 0। अब इसको सॉल्व करो तो ये x हो गया +4 एकम 4 बराबर आपका 0। अब 4 को आप इस तरफ ले जाओ तो x बराबर कितना आ गया, -4। मतलब यहाँ पर x की जो ऑक्सीकरण अवस्था आई -4, और x किसको माना था, C को। मतलब यहाँ जो C की ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आई है वो -4 है। कितनी है भाई, -4 है। इतना आप समझिए ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ाओ, यहाँ पर चीज़ों को और क्लियर करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है CH। एक सेकंड, हमारे पास अगला क्वेश्चन है मेरे भाई H2SO4 में S की। H2SO4 हमारे पास क्वेश्चन है, और इसमें हमें S की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपको निकालनी है। ठीक है, समझो यहाँ पर देखो, S की निकालनी है ना, S की, देख ध्यान रखना, S की निकालनी है। अब H है तो H की कितनी होती है, 1, तो ये लिख दिया हमने 1। बट कितने H है, 2 हैं, यहाँ 2 लगाओ ना, तो 2 हैं, तो इनटू में आप क्या कर दोगे, 2। समझ गए ना, H की 1 इनटू में 2। अब एक तत्व का कंप्लीट हो गया तो एक प्लस लगा दोगे। S की निकालना है तो S को आप क्या मान लोगे, X, क्योंकि जिसकी निकालना है उसको X। ठीक है, अब एक प्लस फिर, क्योंकि S का कंप्लीट हो गया। अब O, तो O की कितनी होती है, -2, तो ये आपका -2। कितने हैं O,
4 हैं, तो इनटू में क्या लिख दोगे 4। अब बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है 0, तो बराबर में 0। इसको सॉल्व करो तो 2 एकम 2 प्लस एक्स, 4 का 2 में मल्टीप्लाई तो ये -8 बराबर 0। 8 में से क्या करो 2 को घटा दो, क्योंकि 8 माइनस के हैं 2 प्लस के हैं, ठीक है। तो 2 घटा देंगे तो माइनस का 6 बराबर 0। इसको आप इस तरफ ले जाओ तो x बराबर आपका जाएगा +6, मतलब यहाँ पर s की जो ऑक्सीकरण अवस्था आई है वो आपकी +6 आ गई है। कितनी आ गई भाई? +6 आ चुकी है यहाँ पर। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलो आगे बढ़ें। अगला हमारे पास ये तीसरा यौगिक था। अगला हमारे पास एक चौथा यौगिक है जिसका नाम है KMnO4। आपको दिख रहा है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आपको दोस्तों एक बार वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना। चैनल पे अगर अभी तक नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जल्दी से, ठीक है ना। चलो, तो के की देखो, के की कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगी, ठीक है। प्लस Mn की निकालना है, मतलब Mn की निकालना, देखो मैं इस पर एक डैश लगा दे रहा हूँ, Mn की निकालना, ठीक है। तो Mn की निकालना, जिसकी निकालना उसको x, अब O की कितनी होती है भाई? -2 होती है, ठीक है। इंटू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो 1, ये x, 4 का 2 में -8 बराबर 0। 8 में से 1 घटा दो, x बराबर -7 बराबर 0। इसको आप इस तरफ ले जाओ तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 7, मतलब यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आ गई है +7। कितनी आ गई भाई? +7। तो ऐसे करके मेरे भाई आप जो है ना ऑक्सीकरण अवस्था को निकालते हो किसी भी यौगिक की। नियम आपके सामने दे दिए हैं, टोटल आपको चीज़ें समझा दी हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। आगे हम और बढ़ाते हैं, और भी कठिन से कठिन टॉपिक आपको, कठिन से कठिन यौगिक आपको लेके आते हैं और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको सिखाते हैं, ठीक है। चलो इसको हम हटाते हैं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भाई बता दो कि आपको फुल समझ में आ गया या नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी बता दें कि सर यहाँ हमें प्रॉब्लम है। वैसे प्रॉब्लम नाम का तो भाई शब्द नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको ऐसा नहीं, कोई सस्पेंस में नहीं रखा है कोई चीज़ों को, फुल मैंने आपको समझाया। अगला यौगिक है हमारे पास H2H2O7 में S की निकालना है। किसकी निकालना है? S की। समझो, निकालें। H की कितनी होती है? 1। कितने हैं? 2 हैं। H 2 लगा हुआ ना, तो 2। अब एक तत्व का कंप्लीट प्लस S की निकालना है तो S को क्या मान लोगे? X। बट S हैं कितने? तो 2 लगा हुआ है ना, तो इंटू आप 2 लगा दोगे, हो गया। फिर प्लस O की कितनी होती है? -2, ये -2। कितने O हैं? 7 हैं, तो इंटू में आप 7 लगा दो, बराबर आप 0 कर दो, क्योंकि पूरी यौगिक की 0 होती है ना। इसको सॉल्व करो, 2 एकम 2। यहाँ से इसको सॉल्व करो तो x का 2 में मल्टीप्लाई करो तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 7 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 14 हो जाएगा, बराबर 0। 14 में से 2 को माइनस कर दो तो 2x - 12 बराबर 0। 12 को इस तरफ ले जाओ तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 12। x का मान जब आप निकालोगे तो 2 को कहाँ भेजोगे? 12 के बटे में, तो 2 छिंग 12, मतलब x बराबर यहाँ पर निकल के आ चुका है प्लस का 6। मतलब यहाँ पर जो आपका H2H2O7 है, इसमें S की ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आई है +6। कितनी आई भाई? +6 आ गई है निकल के। तो आई होप आप समझे होंगे, इस चीज़ को नहीं होगी दिक्कत नाम की चीज़, ठीक है। चलो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है तो हमारा H2P2O7, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है H2P2O7, ठीक है। ये है H2P2O7, ये हमारे पास यौगिक है। H की कितनी होती है? 1। कितने हैं? 2
पी की मान लो, पी की निकालना है, ठीक है, मान लेना पी की निकालना है। तो पी की आप क्या मान लोगे, एक्स बट कितने पी हैं, 2 हैं, प्लस ओ की कितनी होती है -2, कितने हैं ओ, 7 हैं, तो 7 बराबर 0। सॉल्व जल्दी जल्दी करेंगे, 2 ये कम, 2 यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आपका 2x हो जाएगा और ये माइनस का 14 बराबर 0। 14 में से आप 2 को माइनस कर सकते हो, 14 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो आपका 2x बराबर 12 बचेगा, इसको -12 बचेगा, इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 12। अब यहाँ जल्दी से सॉल्व कर दो, 2 से काट दो, 2 6 12, मतलब x बराबर आपका +6 आ चुका है यहाँ पर। तो P की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर कितनी आ गई है, +6 आ चुकी है। आई होप आप समझे होंगे। तो इस टाइप का आपके पास कोई भी यौगिक मिले आप उसकी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगी। अब हम जो है ना टॉपिक थोड़ा सा चेंज करेंगे, टॉपिक चेंज नहीं करेंगे, लेवल चेंज कर देंगे हम, जो इसका जो है ना लेवल इसका हम चेंज कर देंगे और अगले लेवल की आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के बताते हैं, ठीक है। अगला टाइप आपका कौन सा हो सकता है, देखो इस टाइप की आपको जितनी भी ऑक्सीकरण अवस्था मिलेंगी आप कर लोगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है। ओके, अब हम अगले लेवल की बात करें, ठीक है, अगले लेवल पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम समझते हैं, और अगला लेवल है हमारे पास, जैसे मान के चलो किसी भी तत्व पर कोई आवेश हो, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है NH4 और इस पर लिखा हुआ है प्लस, इस पर लिखा हुआ है प्लस। अब ध्यान रखना, थोड़ा सा समझना चीज़ों को। अभी देखो, अभी हमारे पास यौगिक मिला था जैसे CH4, बताओ इसके ऊपर कोई प्लस या माइनस लगा था, नो, इस पर कोई प्लस या इस पर कोई माइनस नहीं लगा था, इसलिए हम बराबर में क्या मान रहे थे कि इस यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, 0। हम यही मान रहे थे ना, बराबर में हम क्या मान रहे थे, 0 मान रहे थे, क्योंकि ना तो इस पर कोई प्लस था और ना तो इस पर कोई माइनस था, तो बराबर में हम क्या चल रहे थे, 0 चला रहे थे। लेकिन अब हमें ऐसा यौगिक मिला है जिसके ऊपर प्लस है, जिसके ऊपर क्या है, प्लस। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि इस यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, प्लस है, +1 है। इस यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +1 है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट वही है। देखो N की ऑक्सीकरण अवस्था हमें निकालनी है इसमें, ठीक है, मैं N की निकालनी है, किसकी निकालनी है, N की। तो जिसकी निकालनी है उसको X मान लोगे। H की कितनी होती है, 1 होती है, तो ये 1, कितने H हैं, 4, तो ये 4। अब बराबर में हम 0 नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बराबर में 0 तो लगाते, कब लगाते, जब इस पर कोई प्लस या माइनस नहीं होता तो लगाते, बट इस पर क्या है, प्लस है, तो बराबर में हम क्या लगाएंगे, प्लस का 1, समझ गए ना। अगर माइनस का होता तो यहाँ माइनस लिखते, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, जो भी होगा इसके ऊपर वो लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना, समझाएंगे, ठीक है। x ये क्या हो गया, 4 एकम 4, ठीक है, बराबर आपका प्लस का 1, 4 को इस तरफ ले जाओ तो x बराबर +1, 4 इस तरफ जाएंगे तो -4। अब 4 में से 1 घटा दो तो x बराबर क्या आएगा, -3। मतलब यहाँ पर N की जो ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आ गई है वो -3 है, और वैसे भी हमने देखो -3 ही लिखवाई थी आपको। बोलो सही बात है, कोई दिक्कत है, नो। आगे बढ़ें, चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास HPO3 2-, ये है। अभी हमारा जो यौगिक है इसके ऊपर 2- लगा है, मतलब ध्यान रखना इसी बात को। अगर किसी यौगिक पर प्लस और माइनस नहीं लगा है तो बराबर में 0 चलेगा ही चलेगा, लेकिन प्लस या माइनस लगा है तो बराबर में आपका वो आवेश चलेगा। जैसे इस पर क्या लगा है, 2- लगा है, मतलब बराबर में आपको -2 लिखना है। कितना लिखना है, -2 निकालें। चलो यहाँ पर समझो, H की कितनी होगी, 1 होगी। देखो P की निकालना है, इसमें देखो आपको P की निकालना है, P की, ठीक है। तो P की निकालना है, जिसकी निकालना है उसको X मानो, ठीक है। O की आपको पता है -2 होती है, कितने हैं O, 3 है, तो ये 3 बराबर आपका कितना आ जाएगा, -2, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है -2। सॉल्व करो, 1 ये X 3 का 2 में मल्टीप्लाई करो, -6 और बराबर आपका -2। क्लियर। 6 में से 1 घटा दो, कितना बचा, -5 बराबर -2। इसको आप इस तरफ ले जाओ तो x बराबर -2, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5 में से 2 घटा दो, x बराबर आपका कितना आ गया है, +3। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था आई है वो P की वो कितनी है, आपका +3 आई है, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर आपके किसी यौगिक पर प्लस या माइनस लगा हुआ है तो आप उसकी उस टाइप से ऑक्सीकरण अवस्था निकाल देंगे। मुझे लग रहा है कि आपको दिक्कत
नहीं होगी। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन फिर आपको देते हैं कि जैसे मान के चलो आपके पास लिखा है H2P2O7 और इस पर लिखा है 2 माइनस, क्या लिखा है 2 माइनस। इसमें आपको P की निकाल के बतानी है, तो बताएं निकाल के। H की कितनी होती है 1, कितने H हैं 2, ठीक है। आप प्लस लगा देंगे, P की कितनी मानेंगे X, क्योंकि जिसकी निकालना है उसको X ही मानते हैं ना। P कितने हैं 2, तो इंटू आपका 2 प्लस O की कितनी होती है भाई, O की कितनी होती है भाई, तो O की कितनी होती है यार बता दो यार। O की कितनी होती है -2, बट कितने O हैं 7, तो इंटू 7 बराबर में आपका क्या हो जाएगा, देखो इसके ऊपर 2 माइनस लगा है ना, तो बराबर में आपका हो जाएगा -2। सॉल्व करो, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 का x में 2x, 7 का 2 में माइनस का 14 बराबर -2। एनी प्रॉब्लम। 14 में से आप 2 घटा दो, कितने बचेंगे 2x बराबर -12 बराबर -2। 12 को आप इस तरफ ले जाओ तो 2x बराबर -2 प्लस के 12। अब 12 में से 2 घटा देंगे, जब 12 में से 2 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा 10 बचेगा। 12 में से 2 घटाएंगे 10 बचेगा ना, ठीक है। अब x बराबर आपका आ जाएगा 10/2, मतलब 2 पंजे 10, तो x बराबर आपका कितना आ गया +5। तो ऐसे करके दोस्तों आप इन यौगिकों की भी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हो, जिस पर आपका कोई प्लस या जिस पर आपका कोई माइनस हो उसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट समझे। अगर आप शुरू से मेरे साथ जुड़े हो तो मैं कह रहा हूँ आप निश्चित से कि आप पूरा ऑक्सीकरण अवस्था नाम का जो टॉपिक है वो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ाते हैं और हम अगले टाइप को इसके देखते हैं। तो हम एक अगला टाइप और समझ लेते हैं, एक टाइप और इसका बचा है ऑक्सीकरण अवस्था का, फिर आपसे किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था बनेगी, कोई यौगिक आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हमारे एक नोट को आपको याद रखना है। ये नोट हमारा ये है, जिससे आपके पास कुछ उदासीन अणु मिल सकते हैं। उदासीन अणु जैसे NH3 उदासीन अणु है। अब उदासीन क्यों है, क्योंकि इस पर ना तो एक प्लस है और ना ही इस पर माइनस, मतलब NH3 पर कोई भी आवेश नहीं होता, कोई भी आवेश नहीं होता, ना इस पर प्लस होता है ना इस पर माइनस होता है, कोई भी आवेश नहीं होता। समझ रहे हैं ना, NH3 पर, क्योंकि किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। तो फिलहाल में इस यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है, यहाँ पर ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, इसलिए उदासीन अणु कहलाता है। 0 है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। PH3 ये भी उदासीन है, इसकी भी 0 है ऑक्सीकरण अवस्था। H2O ये भी उदासीन है, इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। CO ये भी उदासीन है, इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। तो ऑक्सीकरण अवस्था इनकी क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि ये उदासीन अणु कहलाते हैं। ठीक है, उदासीन अणु कहलाते हैं, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना इस चीज को, इस नोट को। तो आपको एक अगला टाइप का यौगिक मिला है, ये बोला है ये यौगिक है, और इसमें आप Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के बताओ। बहुत सिंपल है, कोई हमारा लॉजिक अलग नहीं है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वही इसमें लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें किसकी निकालना है, Fe की निकालना है। किसकी निकालना है, Fe की। तो हमें तो पता है जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसको x मान लेते हैं, इसको हम मान लेंगे x, तो ये मान लिया x। अब NH3, तो हमने पता है NH3 क्या है, उदासीन, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, शून्य, तो यहाँ पर हम लग देंगे शून्य। ठीक है, इंटू आपका क्या हो जाएगा 6, तो ये आपका 6। अब NH3 का कंप्लीट प्लस, यहाँ पर कौन आया Cl, तो Cl की कितनी होती है -1, तो ये आपकी -1, बट कितने हैं Cl 2 हैं, तो इंटू आपका 2। अब पूरे यौगिक की क्या होती है, तो शून्य, पूरे यौगिक की आपकी क्या हो गई, शून्य हो गई। वही कॉन्सेप्ट है, जिसकी निकालना है उसको x। NH3 का आपका 0 होता है, तो ये 0 इंटू 6, अब Cl की -1 इंटू 2 है ना, तो ये 2 बराबर 0। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ -2 का मतलब नहीं है, इसको आप इस तरफ लेके जाएंगे तो बराबर में आपका क्या मिल जाएगा, +2। तो यहाँ पर आपका जो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था आई है वो आपकी +2 आ गई है। क्लियर है। अब इसी हिसाब से आप इसको निकाल के बताएं। ठीक है, इसको निकाल के बताएं, तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट सरल है। K की कितनी हो जाएगी, देखो K की तो आपको पता है 1 होती है, तो ये 1 लिख दिया। अब यहाँ पर Ag की निकालना है, किसकी निकालना है, Ag की, तो जिसकी निकालना है उसको x, तो Ag को मान लोगे x। अब H2O उदासीन है, तो इसकी क्या हो जाएगी 0, कितने हैं 6, तो ये 6। ठीक है, अब Cl की कितनी होती है, तो -1, तो ये आपकी -1, बट कितने हैं 2 हैं, तो ये 2। ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 0। इसको सॉल्व करो, ये 1, ये x
ये आपका 0 और ये आपका -2 बराबर 0। 2 में से 1 घटा दो तो x बराबर हो जाएगा आपका प्लस का 1। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 और -1 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 1। तो इस टाइप से हम इनको निकाल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम मेरे भाई? नो। चल आगे बढ़ाओ चीज़ों को। अगला यौगिक भाई हमें मिला है, यहाँ पर ये यौगिक मिला है और इसमें पूछा है Fe की ऑक्सीकरण अवस्था बताओ। तो यहाँ पर दोस्तों एक नोट और आप लिख लेना कि यहाँ पर कुछ यौगिक होते हैं, जैसे आपका CN जिसे हम बोलते हैं साइनाइड। CN जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनाइड। साइनाइड पर भी 1- होता है। और एक आपका यौगिक होता है NC जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। CN को ही उल्टा कर देते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड, इस पर भी क्या होता है? 1- होता है। तो इसमें हमसे बोला है कि Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे। K की कितनी होती है? 1, तो ये 1। K कितने हैं? 4, तो ये 4 प्लस X की क्या हो, सॉरी Fe की निकालना है तो Fe की X मान लेंगे, फिर प्लस CN की क्या मान लेंगे? -1, क्योंकि CN की -1 हमने आपको लिखा दी, ये याद रखना होता है इस पर। ठीक है, इंटू आपका 6 जाएगा बराबर आपका 0। तो 4 एकम 4 प्लस का x, 6 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो -6 बराबर आपका 0। 6 में से 4 घटाएंगे तो आपका -2 मिलेगा बराबर 0। -2 को इस तरफ ले जाओ तो x बराबर आपको मिल जाएगा प्लस का 2। मतलब ये आपकी जो है यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था आ गई है वो आपकी +2 आ गई है। इस टाइप से हमारा ऑक्सीकरण अवस्था नाम का टॉपिक है जो कंप्लीट होता है। आपको हर टाइप के आपको किसी भी यौगिक मिले, अगर आपने सीखा है, शुरू से आप वीडियो में बने हैं, देखो वीडियो में थोड़ा समय लगा। देखो कोई भी चीज़ को अगर आपको अच्छे से समझना पड़ता है, कोई चीज़ आपको अच्छे से समझना है, फुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है तो थोड़ा समय लगता ही है। ठीक है, तो ये आपको पूरा समझाया, आपको पूरा कंप्लीट हुआ होगा आई होप। ठीक है, तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, चलो ओके। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो यहाँ पर बोले भिन्नात्मक। अब भिन्न में तो आपको पता है, भिन्न में तो आपको पता है अंश भी होता है और आपका हर भी होता है। आप जानते हो ना, भिन्न में अंश भी होता है और हर भी होता है, ये तो आप जानते ही हो। भिन्न जिसमें अंश होता है और हर होता है उसे क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। मतलब जो भिन्न होती है वो आपकी A/B के रूप में होती है। ठीक है, तो ऐसे तत्व जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था भिन्न A/B के रूप में रहती है उसे भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल है हमारा C3O2। C3O2 में C की ऑक्सीकरण अवस्था, किसकी भाई? C की ऑक्सीकरण अवस्था। एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं तो C की निकालना। आप नियम जान चुके हो, इससे पहले हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है सब चीज़ें। तो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को पीछे कर सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर दे सकते हो। C की तो आपको पता है जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसको X मान लेते हैं, तो C की ऑक्सीकरण अवस्था X मान लेंगे यहाँ पर। बट C कितने हैं? तो C आप देख पा रहे हो 3 है तो ये 3 लिख दिया। अब प्लस O की कितनी होती है? -2 होती है। कितने हैं O? 2। और पूरे यौगिक की क्या होती है? 0। देखो C की X मान लिए, C कितने होते हैं? 3, तो ये 3। अब एक तत्व की लिखने के बाद एक प्लस लगाती हैं, लगा दिया। O की कितनी होती है? -2। ठीक है, बट कितने O हैं? 2, तो इंटू 2 बराबर 0। ओके, आगे इसको सॉल्व करो। 3 का x में मल्टीप्लाई करो, 3x, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका -4 बराबर 0। ठीक है, इसको आप इस तरफ ले जाओ तो 3x बराबर आपका आ गया 4। x का मान निकालेंगे तो ये 4 कितना मिलेगा? 3। अब आप देख पा रहे हो 4 में 3 का भाग नहीं जाता, 4 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब ये ऐसी एक संख्या है जो नहीं कट रही। अब ये एक ऐसी संख्या जो नहीं कट रही है, मतलब ये आपको A/B के रूप में मिली है। A/B के रूप में मतलब ये भिन्न के रूप में मिली है, इसलिए ये भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है। तो ध्यान रखना है, भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था ऐसी ऑक्सीकरण अवस्था होती है जो भिन्न के रूप में होती है। तो ये हो गया आपका क्लियर। एक और आपको एग्जाम्पल बताते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास
Br3O8 यहाँ पर है हमारे पास Br3O8 में Br की निकालना है। किसकी निकालना भाई? Br की निकालना है, ऑक्सीकरण अवस्था। Br की आपको क्या निकालना है? ऑक्सीकरण अवस्था। तो Br की x मान लो, कितने Br हैं? 3 हैं, ये 3। अब एक तत्व का कंप्लीट आप प्लस लगा दो, O की कितनी होती है? -2, बट कितने O हैं? 8 है, तो ये 8। पूरे यौगिक की क्या होती है? 0 होती है ना, पूरे यौगिक की क्या होती है? 0। Br की x 3 थे, 3 लगा दिया। एक तत्व का होने के बाद एक प्लस, O की कितनी होती है? -2, तो ये आपका हो गया -2। ओके, 8 है तो 8 लगा दिया, बराबर में 0, क्योंकि पूरे यौगिक की 0। इसको सॉल्व, 3x 8 दूनी 16 माइनस का 16 बराबर 0। 16 को इस तरफ ले जाओ, 3x बराबर आपका प्लस का 16, x बराबर आ जाएगा 16। 3 कहाँ जाएगा? बटे में, तो ये 3। अब इसको नहीं काट पा रहे हो, मतलब ये भिन्न के रूप में है, इसलिए भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है। तो ये भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था आई होप समझे होगे, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, है ना। चैनल पे नए हो तो जल्दी से लाल बटन को काला कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो ओके, चलो।